डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको आइडिया है कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स के लिए क्या क्या टीच कर चुके हैं। आप लोगों ने स्टडी कर ली होगी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इन सब बेसिक टर्म्स की हमने स्टडी करी है। कल कुछ टेलीग्राम लिंक पे देख रहा था तो 11th से जो रिलेटेड स्टूडेंट थे, कुछ कल ज़्यादा न्यू कॉमर्स स्टूडेंट थे लिंक पर, तो उन बच्चों ने कहा कि उस पर कुछ क्वेश्चंस और करा दें डिफरेंशिएशन पर और इंटीग्रेशन पर। तो मैंने पूछा कि किस टॉपिक पे चाहते हैं, कोसेंट रूल पे या प्रोडक्ट रूल पे या समेशन, तो उन्होंने कहा एक मिसलेनियस टाइप का। तो मैं कुछ क्वेश्चन बोलता जा रहा हूँ और करता चला जा रहा हूँ, ठीक है। सो ये काम मैं लगभग 30 मिनट के लिए इस तरीके से कुछ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन ले रहा हूँ और कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ले लेता हूँ, तो वो क्वेश्चंस करा देता हूँ। तो एक प्रकार का हमारे लिए जो मैथमेटिकल टूल के नाम से जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, उसका ऑलमोस्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स, स्केलर वेक्टर की स्टडी कर लेंगे। तो हम फिर इसके बाद जब फिजिक्स में इंटर करेंगे, प्रॉपर फिजिक्स में, तो आप कंफर्टेबल भी फील करोगे और फिर उस समय आपको कभी हमसे पूछना नहीं पड़ेगा कि ये यहाँ से इस तरीके से ये टर्म कहाँ से आया, क्या किया है यहाँ पे, वो फिर आपको आइडिया लगने लगेगा, ठीक है। और उस समय किसी को पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसीलिए इस मैथमेटिकल टूल का जो टॉपिक है वो बड़े सिंसियरली स्टडी करना चाहिए, ठीक है। तो फिर से स्टूडेंट से कहूँगा कि इस टॉपिक को जो अभी तक टीच किया है इसको थोड़ा सिंसियरली करें, क्योंकि इस टॉपिक के बिहाफ पर ही हम आगे की कैलकुलेशन या आगे की फिजिक्स को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। सो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है बेटा, और अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है तो फिर वही एक सेंटेंस, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और शेयर भी करें। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, मैं कुछ मुझसे जो कहा गया था मैं उसके अकॉर्डिंग देख लेता हूँ। तो समेशन सब्ट्रैक्शन पे तो मुझे लगता है कि सभी पे बन गया होगा, पर फिर भी एक आध समेशन सब्ट्रैक्शन पे कर लें। लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि समेशन सब्ट्रैक्शन पर डिफरेंशिएशन सबको बन गया होगा। फिर भी एक आध एग्जाम्पल ले रहा हूँ समेशन का, एक आध सब्ट्रैक्शन का। तो y इक्वल टू इस तरीके से हमने दे दिया, सपोज करो एक्स क्यू साइन स्क्वायर एक्स, और इसका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना। dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, ये फाइंड आउट करना। तो आप जब dy बाई डी एक्स निकालोगे तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पे समेशन का है तो डी वाई बाई डी एक्स, समेशन में हमने कहा था इंडिविजुअल डिफरेंशियल करते, इंटीग्रेशन में भी इंडिविजुअल ही करते। सो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यू प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। जो हमने लिखा वो वैल्यू वही हो, 10 हो, कॉट हो, कुछ भी रख सकते बेटा, ठीक है। तो जो जरूरी नहीं कि जो हम कुछ लिखें, हम तो ऐसे अंदाज से लिखते चले जा रहे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स। अब बताओ इसका डिफरेंशियल करोगे तो एन एक्स एन माइनस वन, तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। इसका करोगे तो हमने कहा था या तो चेन रूल अप्लाई करें, तो साइन एक्स का स्क्वायर करोगे तो इसको अगर साइन एक्स का स्क्वायर करें तो एन एक्स एन माइनस वन, तो 2 साइन एक्स आएगा। और फिर इनसाइड टर्म को डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आएगा। और 2 साइन एक्स कॉस एक्स का डिफरेंस, ठीक है, साइन एक्स का किया और साइन एक्स का डिफरेंशियल। 2 साइन एक्स कॉस एक्स को थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जाओ तो क्या पता चल गया बेटा, ये 3x स्क्वायर और ये आ जाएगा साइन 2x। अब ये सब कुछ फॉर्मूले आपको हम बता चुके थे, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मैं धीरे धीरे आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप इतना भी लिखोगे तब भी गलत नहीं माना जाएगा, पर इस हमेशा आंसर को लिखा जाता है सिंप्लीफाई फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। ये हमने एक समेशन का ले लिया। अब हम अगर यहाँ पे ले लें तो प्रोडक्ट पे ले लेते हैं।
कुछ भी प्रोडक्ट का कुछ भी बना लें, y इक्वल टू है ई ए एक्स कॉस बी एक्स, इसका कर लें। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या करोगे? अब आपका कन्फर्म पता चल गया कि ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिखेंगे कॉस बी एक्स इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब ई ए एक्स, इसका डिफरेंशियल क्या आएगा बताओ? कॉस का डिफरेंशियल करोगे तो माइनस में आएगा, तो कॉस का साइन बी एक्स आएगा, और फिर बी एक्स वाले टर्म का करोगे तो बी आ जाएगा, तो क्या आएगा? बी साइन बी एक्स, माइनस साइन आया। आपको पता है कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में होगा। फिर कॉस बी एक्स एज इट इज लिखा, और ई ए एक्स का ई ए एक्स आएगा, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट मल्टीपल में आएगा, तो कॉस बी एक्स ए ई ए एक्स आ जाएगा। बाकी टर्म को आप अरेंज कर लोगे, ई ए एक्स कॉमन आ जाएगा, तो आपका इस तरीके से जो हम क्या कर पा रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन कर पा रहे हैं प्रोडक्ट रूल पे। एक एक क्वेश्चन सभी पे कराता जाता हूँ, और वो वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी, अंदाज से वैल्यू रखता जाऊंगा। आप लोगों के मन में कोई वैल्यू होगी तो आप लोग अपना नेक्स्ट क्लास में बता देना, वो वैल्यू भी ले लूंगा। y इक्वल टू, अगर मान लो कोसेंट फॉर्मूले पे करें तो y इक्वल टू है, सपोज करो साइन स्क्वायर एक्स ओवर लॉग एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना, फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड आउट करना। तो क्या करेंगे? अब ये कोसेंट रूल हो गया, सो क्या करोगे? डी वाई बाई डी एक्स। कोसेंट रूल, कोसेंट का फॉर्मूला भी हमने सिखाया होगा, क्या बताया था बताओ? कोसेंट का फॉर्मूला डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर ओवर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। बड़ी गंदी वैल्यू अरेंज करी मैंने, लॉग एक्स का स्क्वायर लिखना बड़ा बेकार सा लग रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब log x का तो log x ही रहेगा, और इसके आगे डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा तो इसका जैसा कि अभी बताया था 2 sin x cos x आएगा, जिसको sin 2x कहोगे। इसका sin स्क्वायर x आएगा, और log x का 1/x आएगा, ओवर log स्क्वायर x आ जाएगा, log x का होल स्क्वायर। तो ये हमने एक कोसेंट का क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास कोसेंट का फॉर्मूला हो गया, हमने करा दिया, समेशन का कर दिया, सब्ट्रैक्शन का कर दिया, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल टर्म लिए। अब एक आध क्वेश्चन हम चेन रूल पे करना चाहेंगे। y इक्वल टू है रूट ऑफ साइन रूट ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब क्या करेंगे? चेन रूल अप्लाई करेंगे इस पर, तो लेट कर लेते, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना। तो सबसे पहले तो हम चेन रूल को लेट करके कर लें, और फिर हमने एक दूसरा तरीका बताया था वो भी करेंगे। रूट एक्स इक्वल टू टी मान लिया, सो वाई इक्वल टू कितना हो गया? रूट साइन टी, और साइन टी इक्वल टू पी मान लिया, सो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा?
p की पावर 1/2। अब आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई जब dx निकालोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, y किसका फंक्शन है, डायरेक्ट y p का फंक्शन, तो dy बाई डी p किसका फंक्शन है, t का, तो dp बाई dt, और t किसका फंक्शन है, x का, सो dt बाई dx। ध्यान से देखो तो dt से dt, dp से dp, dy बाई dx आ गया। अब हमने यहाँ पे dy बाई dx कर लिया। यहाँ पे p की पावर है 1/2, तो n x n माइनस 1 आएगा, तो 1/√p आ जाएगा। p को लिखोगे sin t का डिफरेंशियल करोगे तो cos t आ गया। dt बाई डी एक्स, यहाँ पे x की वैल्यू है रूट, तो 1/√x आ गया। अब यहाँ पे आपने p की वैल्यू रख दो, तो 1/2, p की वैल्यू है sin t, तो रूट ऑफ साइन, और t की वैल्यू कितनी है, √x, तो √x आ गया। cos t को क्या लिखोगे, cos, और t को लिखोगे √x। यहाँ पे 1/2 √x। इस तरीके से ये सॉल्व करने पे आंसर आ गया। इसका अल्टरनेट तरीका क्या बताया था हमने, जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा तो हमने कहा था कि ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी बातें जो अभी हमने करी हैं, इन सब की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। कब नहीं पड़ेगी, प्रोवाइडेड आपको ये कितना आ गया था, √kx 4√x x sin x, चलो ठीक है, ये आया। अब इसको अगर हमने कहा क्यों नहीं पड़ेगी जरूरत, मैं थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लूँ। जैसे y इक्वल टू, अभी क्या लिखा था, क्वेश्चन फिर से देखना पड़ेगा पीछे, हाँ, y इक्वल टू साइन एक्स का, रूट साइन एक्स का, चलिए y इक्वल टू क्या लिखा था, रूट ऑफ साइन रूट एक्स। हमने कहा था dy बाई डी एक्स निकालो, तो सबसे पहले बाहर के टर्म को सॉल्व करते हैं। सबसे बाहर का टर्म क्या है, इस पूरे साइन एक्स के फंक्शन पे रूट है, इस अंदर वाले टर्म को x ही मान लिया करो, तो n x n माइनस 1 आएगा, तो n तो है आपका 1/2, x है आपका साइन n x n माइनस 1 करोगे, n x क्या है आपका साइन √x, और n माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा, माइनस के 1/2। ठीक है, अब हमने कहा कि इस अंदर साइन वाले टर्म को करो, तो साइन वाले टर्म को करोगे तो साइन का क्या आएगा, रूट cos x आएगा। फिर x का किया तो 1/2√x आ गया। अब आप ध्यान से देखो तो ज्यादा आपका टाइम नहीं लगा इसमें, क्या बना, ऊपर बचा cos √x, नीचे बचा 4 √x और साइन √x। यही आंसर आ रहा होगा, चेक कर लो बेटा, पहले भी यही आया था और अभी भी आया। तो सबसे पहले हमने कहा था आउटसाइड देन इनसाइड, सबसे बाहर क्या है, इस पूरे की पावर 1/2 है, फिर जो साइन वाला टर्म है, फिर √x का टर्म है। तो ऐसे अगर प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी, और ये सब प्रैक्टिस में आ भी जाना है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं है तो थोड़ी देर के बाद भी नहीं आएगा, कुछ दिनों के बाद। 11th के बच्चों को, जहाँ तक पास आउट के बच्चे हैं उनको ये बात बड़ी सिंपल लग रही होगी, उनको लग रहा होगा कितनी सिंपल बातें करी जा रही, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, और कुछ आप जब खुद से सॉल्व करने लगोगे तो ये चीजें फिर आपको भी टफ नहीं लगेंगी। अब मान लो x y इक्वल टू दिया गया है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 9 दिया है, और आपको मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यू बताना है। क्या बताना है, फाइंड आउट मैक्सिमा एंड मिनिमा। x की किस वैल्यू के लिए y मैक्सिमा होगा या मिनिमा। तो आपको पता है मैक्सिमा मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, फॉर
मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है? 0। अब आपका dy बाई डी एक्स निकालना है। कितना आ जाएगा बताओ? 6x² माइनस के 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो हमें नेक्स्ट पेज पे जाना होगा। तो x² माइनस 5x प्लस 6 x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। माइनस के 5x लिखा था जी, माइनस के 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं? x² माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लोगे तो यहाँ आएगा x माइनस 3, यहाँ माइनस 2 कॉमन लोगे तो आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक आएगा x माइनस 2 और एक आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। वो तो आपको पता है, 10th क्लास में फैक्टर सिखाए थे। तो x इक्वल टू 2 आएगा और x इक्वल टू 3 आएगा, ये दो वैल्यू आएगी। अब हम सेकंड डेरिवेटिव की तरफ जा रहे हैं। इसका अगर हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते तो हमें फिर से पीछे जाना होगा। सेकंड डेरिवेटिव यहाँ निकालते तो देखो यहाँ पे 9 का तो 0 था। सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे अगर हम करते यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव निकालते तो क्या करते बताओ? इसका एक बार और डिफरेंशियल करते, यहाँ नहीं कर पाएंगे, यही कर दे रहे। चलिए 6x² माइनस 30x प्लस 36 आगे वाले पेज पे कर रहे हैं। क्या हो रहा भाई? सारी स्लाइड बंद है तब भी एक के ऊपर एक लिखा हुआ। हाँ, चलिए ये देखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आया था? dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कितना आया था वो पहले आपको आइडिया लगे तब काम बन पाएगा। dy बाई डी एक्स आया था 6x²। यहाँ से अगर देखें माइनस 30x प्लस 36, जहाँ तक कितना आया था। सेकेंड डेरिवेटिव करोगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका करोगे तो ये कितना आएगा? 12x माइनस 30। x इक्वल टू अगर 2 करें एट x इक्वल टू 2 तो सेकेंड डेरिवेटिव कितना आ रहा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये आएगा 24 माइनस 30 यानी माइनस के 6 आएगा। और एट x इक्वल टू 3 करें तो तब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा? 36, तो प्लस के 6 आ रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 3 के लिए ये क्या सा होगा? मिनिमम। और ये क्या होगा? मैक्सिमम। अब कोई पूछ सकता है कि x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताएं, तो बताओ कितनी हो जाएगी? x इक्वल टू 2 करोगे तो आ जाएगा आपका
अब y इक्वल टू था कितना, फिर से पीछे जाके देखना पड़ेगा, और वो बड़ी डिफ़िकल्टी आती है पीछे देखने में। क्या वैल्यू अरेंज कर दी थी कुछ याद नहीं आ रहा। 2x³ आया था, तभी तो इसका 6x², 15x² था, 36x था, प्लस 9 था, दिया जाए। अब अगर हम x की वैल्यू 2 करें तो कितना आ जाएगा। x की वैल्यू जब 2 कर रहे थे तो वो मैक्सिमा को बता रहा था, माइनस में आया था। x इक्वल टू 2 करें तो बताओ कितना आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आ जाएगा 15 चौको 60, 72 प्लस 9 81 हो गया। 81 में 16 जोड़ दिया तो कितना आ गया। 81 में 16 जोड़ा तो आ गया 6 और 1 7, 8 और 1 9, और इसमें से 60 घटा दिया तो 37 आ गया। y की वैल्यू आ गई 37। अच्छा, अगर 3 करके देखें तो देखें, 3 करेंगे तो हमने कहा था इसकी वैल्यू मिनिमम आना चाहिए, वो चेक कर रहे हैं। 3 करोगे तो 3 तिरका 9 27, दूनी 54, 3 तिरका 9, 15 नंबर 135, 3 करोगे तो 108, प्लस 9 करोगे तो y की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी। 63 तो ये हो गया, तो 108 में 63 जोड़ दिया तो 8 3 11 1, 6 और 1 7, 171 में से 135 घटाया तो 6 5 11, 6 और 1 4, अरे ये 36 आ रहा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है, बहुत बड़ा अंतर नहीं रहा, ये तो बड़ा बहुत पास पास का आंसर आया। चलिए खैर, ये तो पता चल गया था कि इसके लिए मैक्सिमा होगा और इसके लिए मिनिमा। ये वाला टर्म हटा दें, ये तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कर रहे थे। तो इस तरीके से जो हमने मैक्सिमा की बात कर ली है और मिनिमा की बात कर ली है। फिर हमने एप्लीकेशन पार्ट पे बात करी थी। किसकी बात करी थी, एप्लीकेशन पार्ट की बात करी। तो अब एप्लीकेशन पार्ट पे करें तो मान लो b इक्वल टू दिया है 3t² प्लस 5t प्लस 9। फाइंड आउट एक्सेलेरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है। कब फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट एक्सेलेरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना। a इक्वल टू होता है dv/dt। इसका डेरिवेटिव टाइम के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 6t आएगा प्लस 5 आएगा। अब जिस टाइम पे पूछा गया वो वैल्यू रख दोगे, तो 2 सेकेंड रखेंगे तो ये कितना आएगा 12 प्लस 5 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन क्या होती, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगी। बस यूज करना आना चाहिए और इसमें बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना होता है। चलिए और एक एग्जांपल दे रहे हैं। मोमेंटम दिया है
3 sin t प्लस cos 4t। फाइंड आउट फोर्स एट t इक्वल टू 5/6 सेकेंड। 5/6 सेकेंड पे आपको, अब बताओ f इक्वल टू क्या होता है, क्या सिखाया था f इक्वल टू, जब डेरिवेटिव की बात करी तो dp/dt बताया था। हालांकि आने वाले टाइम पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। dp/dt करोगे तो 3 sin t का डिफरेंशियल करोगे तो cos t, cos sin t आ जाएगा। अब 3 cos π/6 आएगा, π/6 माने 30 यानी √3/2। 4 sin t की वैल्यू 1/2। यहाँ पे कुछ कॉमन ले लोगे, क्या कॉमन ले लिया, 1/2 कॉमन ले लिया तो 3√3, ब्रैकेट के अंदर आ गया 3√3 -4। इतने न्यूटन का फोर्स आएगा। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। वेक्टर का साइन लगा हो तो वेक्टर का साइन लिखना भी, चूंकि मैंने वेक्टर पढ़ाया नहीं इसलिए मैं मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आ गया, तो मैंने कुछ डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चन करा दिए। अब बात आ रही है इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। इंटीग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, मान लो इस तरीके से कोई दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ कोई सा भी वैल्यू रख दें 3/2√x dx कर दिया, तो क्या करोगे, 3/2 इंटीग्रेशन के बाहर आया, बताया था कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, और इसको ऊपर ले जाओगे तो x की पावर -1/2 dx आएगा। अब इस पे चूंकि लिमिट नहीं दी गई तो ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर n+1, तो -1/2 +1 करोगे तो 1/2 ओवर 1/2, 1/2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, √3x आ गया। मुझे लगता है बात समझ में आ रही होगी, बहुत बड़ा काम नहीं किया, ठीक है। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट। ऐसे एक आध समेशन का कर ले रहे, सब्ट्रैक्शन का कर रहे, फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर देते हैं, ऐसे कुछ कर लेते हैं क्वेश्चन। इंटीग्रेशन बाई पार्ट करें तो मान लो ऐसा दे दिया, इंटीग्रेशन ऑफ sec 2x tan 2x dx। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट करना, तो क्या करोगे बताओ, इंटीग्रेशन बाई पार्ट करोगे तो या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लो, इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लो, तो tan 2x को t के बराबर मान लो, तो tan 2x का क्या होता है, या sec 2x को t के बराबर मान लो, तो sec 2x का क्या होता है, मान लो लेट कर लिया, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, लेट sec 2x को t के बराबर मान लिया, तो sec x का डिफरेंशियल करते थे तो क्या आता था, sec x का डिफरेंशिएशन करते थे तो sec x tan x आता था, तो sec 2x का करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, sec 2x tan 2x, और x का कोफिशिएंट मल्टीपल में आएगा, dx इक्वल टू dt।
कई बच्चों को ये भी लग रहा होगा कहाँ से आया, तो मैं चलो ये भी दिखा दे रहा हूँ। मान लो मोर ओवर करके कर दे रहा हूँ, हालांकि इतना करने की ज़रूरत नहीं है। y इक्वल टू मान लो sec 2x होता, ठीक है, तो 2x को t मान लेते तो y इक्वल टू कितना हो जाता, sec t आता। dy बाई dx करते तो dy बाई dt, और इसको करते तो d अपॉन dx, और इसको करते 2x, इसको करते तो बताओ कितना आता, sec t का क्या आता, sec t tan t, और इसका क्या आता 2 आ जाता, 2 sec t, वही यहाँ लिखा था, बताओ 2 sec x tan x लिखा था, तो ये डायरेक्ट कर दिया हमने, और ये इतना आपको समझ में आएगा। तो sec 2x और tan 2x dx को क्या लिख सकते हैं, dt बाई 2, इसको लिख सकते हैं dt बाई 2, इसको लिख दिया 1/2 dt, 1/2 तो एज इट इज, और dt का इंटीग्रेशन t आएगा। t किसकी जगह लिखा था, sec 2x की जगह, तो ये आंसर आना चाहिए, प्लस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख दो, ठीक है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों लिखा वो भी आपको समझ में आ गया होगा, आ जाना चाहिए मुझे मेरे हिसाब से। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों लिखा, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था। मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें कहीं से कहीं तक 1% भी दिक्कत आएगी। आप अगर आपको ऐसे नहीं करना चाहते, सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं करना चाहते, तो फिर आपके पास एक और विकल्प बच रहा था, क्या कर लेते, आप इसको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से करते, पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट करोगे तो बहुत डिफिकल्टी आती है, तो कोशिश करना कि कम से कम इंटीग्रेशन बाई पार्ट की जरूरत पड़े। चलिए एक आध क्वेश्चन ऐसा करें जिस पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज तो ना करें, पर लिमिट दी गई हो। चलिए एक ऐसी कोई सा क्वेश्चन बना लें, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करें। तो यहाँ पर इस तरीके का जब इंटीग्रेशन करोगे तो थोड़ा सा आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लेने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसा लेना चाहिए। अब यहाँ पे x इक्वल टू ले लिया से a tan थीटा, a tan थीटा, तो dx इक्वल टू क्या हो गया, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अगर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो dx की जगह तो हो गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए बाहर निकाल दिया तो ए बाहर आ गया, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का रूट लिया तो सेक थीटा आ गया, एक सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है, ए से जे ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे, सेक थीटा डी थीटा बचा। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन करना आना चाहिए आपको, तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन कर लें, इसको 1/cos थीटा लिखते हैं, ऐसे करके कर लें, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करोगे सेक थीटा का, और फिर वो लिमिट जो आपने माना था वो वैल्यू पुट कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं सॉल्व करूं, मुझे लगता है आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इंटीग्रेशन का एक आध क्वेश्चन हमें ऐसा भी लेना चाहिए जिस पर लिमिट दी गई हो, जिसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो ये आप कर लेना, आगे नहीं बनेगा तभी बताना, उस पर कमेंट बॉक्स पे भी, या टेलीग्राम लिंक जो इसका बना है ब्रिलियंट क्लासेस का, उस टेलीग्राम लिंक पे भी लिखना। मान लो ये लिखा है साइन थीटा डी थीटा लिमिट 0 से 2 पाई, और इसको इंटीग्रेट करें बता देता है,
तो बताओ क्या करोगे? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस के कॉस थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ था? 0 से 2 पाई। तरीका क्या होता? पहले हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हायर लिमिट करोगे तो कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0। इस माइनस साइन को अंदर ले गए, तो माइनस साइन को अंदर ले गए तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा। ये माइनस साइन यहाँ से हमने रिमूव कर दिया। ठीक है। अब कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। और कॉस 2 पाई की वैल्यू 360 की वैल्यू भी क्या होती है? कॉस 2 पाई की वैल्यू भी 1 होगी। तो आंसर 0 आ जाना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए? 0। क्या आंसर आना चाहिए? वैल्यू कितनी रखी थी? मैं थोड़ा सच ये बना जाएगा और आंसर 0, और आंसर 0 ही आ रहा। ठीक है, इस तरीके से आंसर 0 आ जाएगा। तो मुझे कोई दिक्कत है कि हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे फिजिक्स में एप्लीकेशन की बात करें। फिजिक्स में कर दें, मान लो ए इक्वल टू दिया है 2√t। फाइंड आउट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। गिवन है t इक्वल टू 0 पर एट t इक्वल 0 वेलोसिटी भी द 0। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 दिया है, ये दिया है। एसलेशन का टाइम के साथ रिलेशन दिया है, इसके बिहाफ पर आपको वेलोसिटी निकालना। तो आपको कल बताया था कि जब भी एसलेशन से वेलोसिटी की तरफ जाएंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे। वैसे भी अब तो आइडिया लग जाएगा। ए इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ? ए इक्वल टू लिखोगे ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू 2√t आ जाएगा। वेरिएबल एक तरफ कर लो तो टी वी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2t की पावर 1/2 dt। अब आप देखो 0 सेकेंड पर वेलोसिटी है 0, और 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी हो गई है? v हो गई। तो ये v माइनस 0 v आ गया 2, और इसका इंटीग्रेशन किया तो t की पावर कितना आ जाएगा? 3/2 ओवर 3/2 आएगा। और ये लिमिट रख दोगे, कहाँ से कहाँ था? 0 से 2। तो v इक्वल टू कितना आ गया? 4/3 और 2 की पावर 3/2। ये आंसर आ जाएगा। कोई बड़ा बेकार सी वैल्यू आई है, पर मूल भावना फिजिक्स की समझ में आ रही है। इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन का, या एरिया अंडर द कर्व यहाँ से यूज करोगे, एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं। तो ये सारी जगह हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे y इक्वल टू 2x दिया गया है और आपसे कहा एरिया अंडर द कर्व निकालें। y इक्वल टू 2x दिया गया और एरिया अंडर द कर्व निकालना। तो डी ए इक्वल टू क्या होता है? वाई डी एक्स होता है। पूरा एरिया निकालोगे तो डी ए का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? ए
y की जगह करोगे तो 2x dx करोगे। कितना गंदा लिख दिया ये। इसका इंटीग्रेशन कर रहा है डी ए का ए, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो y की जगह क्या आ जाएगा 2x dx। तो बताओ एरिया कितना आ जाएगा 2x²/2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एरिया अंडर द कर्व आपका आ गया, कितना आ गया बताओ, a = x² आ गया। अगर इसकी लिमिट दी जाए तो हमारा सारा आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई दिक्कत आना चाहिए। और ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 32 मैंने जो लिया था। देखूं कि क्या आ रहा है। एरिया अंडर द कर्व खैर ये इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा नहीं है एरिया के बारे में, लिमिट नहीं दी गई है, नहीं कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 0 b। तो अगर 0 b दिया गया है तो आप इंटीग्रेट कर लोगे। मूल भावना क्वेश्चन की समझ में आ रही है। इस तरीके से एरिया अंडर द कर्व कर लेंगे। यहीं पे एक आध एग्जाम्पल और लिख लेता हूँ। हाँ, b proportional to √t then motion be accelerated और रिटार्डेड। ये बताना है कि मोशन एक्सीलरेशन है या रिटार्डेड। तो आप बताओ इसको वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ बनाओगे तो क्या आएगा। यहाँ पे बीटी ग्राफ जो आएगा वो इस तरीके से आएगा। इसका स्लोप एक्सीलरेशन बताता है, तो स्लोप तो इसका पॉजिटिव ही आएगा, इसका मतलब एक्सीलरेशन होगा। हालांकि एक्सीलरेशन भी वेरिएबल होगा और यहाँ एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, फिर एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कम होगा, पर मोशन एक्सीलरेटेड होगा। मोशन कैसा होगा एक्सीलरेटेड होगा। तो ये पूछा जाए कि मोशन कैसा होगा तो आप कहोगे वेरिएबल एक्सीलरेटेड मोशन होगा। वेरिएबल एक्सीलरेटेड मोशन। चलिए नेक्स्ट क्लास कर लेंगे बेटा, और अब कल वेक्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग वेक्टर को अच्छे से स्टडी करना। सो नेक्स्ट क्लास में वेक्टर स्टार्ट करेंगे। और मुझे लगता है मैंने मैथमेटिकल टूल लगभग एक बार पूरा कर दिया है, तो अब इसके एप्लीकेशन पार्ट में आपको कहीं डिफ़िकल्टी नहीं आना चाहिए, हाई डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी। फिर भी अगर जब हम काइनेमेटिक्स वगैरह टीच करेंगे उस ड्यूरिंग आपको कुछ डिफ़िकल्टी आएगी, तो फिर भी हम फॉर्मूले को थोड़ा थोड़ा आपको हिंट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, एंड शेयर करें।